नमस्कार दोस्तों। माफ़ करिएगा, काफ़ी लंबे समय से क्लास नहीं हो पाई है, पर मेरे द्वारा कोशिश की जा रही है कि हमारी जो क्लासेस है वो रेगुलर बनी रहें। आपके एडीपीओ के एग्ज़ाम से पहले आपका एडीपीओ का जीएस वाला और एक्ट वाला पोर्शन कंप्लीट करा दिया जाएगा। हमारे द्वारा कोशिश की जा रही है कि हम आपको सिविल जज का भी कंटेंट प्रोवाइड कराने पर जब भी पॉसिबल होता है हम सिविल जज का भी आपको कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। बाकी एडीपीओ की हमारी क्लास निरंतर बनी रहेगी। हम अपने मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 को कर रहे थे, जहां पर हमने धारा 14 जो अन्वेषण से संबंधित है वहां तक हम कंप्लीट कर चुके थे। आज जो हम करने जा रहे हैं टॉपिक वो धारा 15 से करने जा रहे हैं। धारा 15 से आपको मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम इस टाइप के जो माइनर एक्ट हैं इनको पढ़ने के लिए एक चीज समझनी पड़ेगी कि इसमें क्वेश्चन डायरेक्ट सेक्शन से आएंगे। जो क्वेश्चन अंदर से आ सकते हैं उनको मैं आपको बता दूंगा, आपको कंप्लीट कराया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि भाई ये चीज़ अंदर से भी पूछे आने के चांसेस है। बाकी ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर सेक्शन से बनने के चांसेस है, सीधे सेक्शन पूछा जाएगा। तो धारा 15 किस बारे में बात करती है? धारा 15 करती है आयोग को व्यक्तियों द्वारा किया गया अभिकथन। आयोग को व्यक्तियों द्वारा किया गया कथन यानी स्टेटमेंट मेड बाय पर्सन टू द कमीशन। ठीक है, आप जब भी कोई भी एक्ट पढ़ें उसके बेरेक्ट जरूर खोल के रखें। याद रखिएगा, ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। बेरेक्ट के बिना आप कोई भी एक्ट मत पढ़िए। आपको बेरेक्ट के साथ एक्ट पढ़ना चाहिए जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। तो आयोग को व्यक्तियों द्वारा किया गया अभिकथन, यहाँ पर आप सिर्फ दो बातों को पकड़ के चलिए। किन दो बातों को पकड़ के चलिए? अगर आप उसको पढ़ेंगे कि आयोग के समक्ष साक्ष्य देने के अनुक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई कथन ऐसे कथन द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के सिवाय उसे कोई सिविल या दंडिक कार्रवाई के अधीन नहीं करेगा। मतलब अगर आयोग के सामने आप कोई कथन दे रहे हो, आयोग के सामने अगर आप कोई कथन दे रहे हो तो उस पर आपके खिलाफ सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं होगी। याद रखिएगा, सिविल या दंडिक कार्रवाई नहीं होगी। ये धारा 15 बोलती है। सिवाय, पर सिवाय लिखा है मतलब कब हो सकती है? अगर आपके द्वारा मिथ्या साक्ष्य दिया गया है, झूठा साक्ष्य या मिथ्या साक्ष्य अगर आपके द्वारा दिया गया है तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण ये बात है, इसको याद रखिएगा। अब हम आते हैं धारा 16। धारा 16 क्या बोलती है? धारा 16 बोलती है कि उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है। प्रतिकूल प्रभाव डालने की संभावना पर व्यक्तियों की सुनवाई। याद रखिएगा, उन व्यक्तियों की सुनवाई जिन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो धारा 16 को अगर हम पढ़ें, यदि जांच के किसी अनुक्रम में आयोग किसी व्यक्ति के आचरण की जांच करना आवश्यक समझता है या आयोग की राय है कि जांच से उस व्यक्ति की ख्याति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है, तो वह उस व्यक्ति को जांच में सुनवाई और अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा। बस इस बात को पकड़ लो। अगर आयोग को लगता है कि जांच करना जरूरी है और यह भी लगता है कि जांच हम करेंगे तो उसकी ख्याति जो है या प्रतिष्ठा जो है उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, यानी प्रीजुडिशियली अफेक्ट पड़ सकता है, प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो आयोग उस व्यक्ति को अपनी प्रतिरक्षा में, आयोग उस व्यक्ति को, याद रखिएगा, किसमें? अपनी प्रतिरक्षा में साक्ष्य प्रस्तुत करने का युक्तियुक्त अवसर देगा। याद रखिएगा, अब अपनी प्रतिरक्षा में एविडेंस प्रस्तुत कर सकता है। ये युक्तियुक्त अवसर आयोग के द्वारा उस व्यक्ति को दिया जाएगा। ठीक है, ये धारा 16 बोलती है। इसके बाद आता है हमारा अध्याय 4। अध्याय 4 किससे संबंधित है? अध्याय 4 हमारा प्रक्रिया या प्रोसीजर से संबंधित है। अध्याय 4 प्रक्रिया या प्रोसीजर से संबंधित है। ठीक है, तो अध्याय 4 की पहली धारा है धारा 17, शिकायतों की जांच। धारा 17 का शीर्षक है शिकायतों की जांच, इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स। ठीक है, यहां पर क्या बोला जाता है? आयोग मानव अधिकार के अतिक्रमण की शिकायतों की जांच करते समय, याद रखिएगा, कौन जांच करने की, किसकी बात कर रहा है? आयोग की बात कर रहा है, राष्ट्रीय आयोग की। जांच करते समय केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकार या संगठन से ऐसे समय के भीतर जो आयोग निर्दिष्ट किया जाए जानकारी या रिपोर्ट मंगवा सकेगा। पहली बात क्या बोलता है? भारत सरकार से, राज्य सरकार से या उसके अंतर्गत किसी प्राधिकारी से
सूचना या प्रतिवेदन इसके लिए रिपोर्ट मंगवा सकेगा। याद रखिएगा क्या बोलता है, केंद्रीय सरकार से, राज्य सरकार से या उसके अधीनस्थ किसी अन्य प्राधिकारी या संगठन से आयोग जिस समय चाहे उस समय रिपोर्ट मंगवा सकेगा। ठीक है, और उतने समय के भीतर जैसा आयोग विनिर्दिष्ट करे। ठीक है, यहाँ पर टाइम नहीं दिया है, यहाँ पर लिखा गया आयोग जिस समय विनिर्दिष्ट करे उस समय में रिपोर्ट मंगा सकेगा। दूसरी बात क्या है, यदि आयोग को नियत समय के भीतर जानकारी या रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तो वह शिकायत के बारे में स्वयं जांच करेगा। अगर भैया रिपोर्ट देने में आप सफल रहे हो, ठीक है, उनने रिपोर्ट मंगाई एक लिमिटेड समय के टाइम में और आप उस टाइम में वो रिपोर्ट नहीं दे पाए तो आयोग क्या करेगा, आयोग फिर स्वयं जांच करेगा। ठीक है, अगर रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो स्वयं शिकायत की जांच करता है। याद रखिएगा, स्वयं शिकायत की जांच कर सकेगा आयोग। आयोग पहले बोलेगा राज्य सरकार को या भारत सरकार को कि आप इसकी जांच करिए या फिर हमें रिपोर्ट दीजिए। अगर भारत सरकार इसकी जांच या रिपोर्ट नहीं दे पाता, राज्य सरकार इसकी जांच या रिपोर्ट नहीं दे सकती तो आयोग स्वयं इसकी फिर जांच करेगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट बोलता है यदि जानकारी रिपोर्ट की प्राप्ति पर आयोग को यह समाधान हो जाता है कि कोई और जांच अपेक्षित नहीं है अथवा अपेक्षित कार्रवाई संबंधित सरकार या प्राधिकारी द्वारा आरंभ कर दी गई है, की जा चुकी है, तो वह शिकायत के बारे में कार्रवाई नहीं करेगा, शिकायतकर्ता को तदनुसार सूचित कर देगा। मतलब रिपोर्ट आ गई, रिपोर्ट प्राप्त हुई, सूचना प्राप्त होने पर ये देखिए रिपोर्ट अगर प्राप्त हो गई आयोग के पास और आयोग को लगता है कि भाई इसमें कोई केस बनता ही नहीं है, इसमें मानवाधिकार का कोई केस बनता ही नहीं है, ठीक है, आयोग को समाधान हो जाएगा कि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो वो उस व्यक्ति को सूचित कर देगा कि या तो यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ पर कोई केस नहीं बनेगा, या फिर ये भी सूचित कर देगा कि इस केस में राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। याद रखिएगा, आयोग ने रिपोर्ट मांगी, रिपोर्ट उससे जो मिली उसमें उसको लगा कि कोई केस नहीं बनता है तो उस बारे में भी सूचना उस व्यक्ति को देगा जिसने आयोग में शिकायत लगाई थी। और अगर आयोग को ये विश्वास हो जाता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार इसमें कार्य कर रही है, इसमें जांच कर रही है, तो उसकी सूचना भी वो उस व्यक्ति को देगा। ये धारा 17 बोलती है शिकायतों के जांच के संबंध में। याद रखिएगा। अब आते हैं हम धारा 18। धारा 18 क्या है, जांच के दौरान एवं पश्चात कदम, जांच के दौरान एवं पश्चात कदम, स्टेप ड्यूरिंग एंड आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, स्टेप ड्यूरिंग एवं आफ्टर इंक्वायरी। ठीक है, यहाँ पर क्या बोलता है, यहाँ पर आप कुछ चीज़ों को, कुछ की पॉइंट्स को अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे आयोग इस अधिनियम के अधीन की गई जांच के दौरान उसका पूरा होने पर निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा। भाई क्या क्या कार्रवाई कर सकेगा देखते हैं। जहां आयोग लोक सेवक द्वारा अधिकारों का अतिक्रमण या मानव अधिकारों का अतिक्रमण निवारण उपेक्षा की गई हो। पहली बात तो देखो क्या बोल रहा है कि लोक सेवक द्वारा मानव अधिकारों के अतिक्रमण या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में उपेक्षा की गई हो। लोक सेवक के द्वारा ही मानव अधिकारों का अतिक्रमण किया गया है, या मानव अधिकारों के अतिक्रमण के निवारण में जो उसको रोकना था, ठीक है, कि मानव अधिकार का वायलेशन ना हो, उसमें भी उसने उपेक्षा की है। ठीक है, मानव अधिकारों के अतिक्रमण में उत्प्रेरण किया है या फिर अतिक्रमण करने के लिए उत्प्रेरण किया है, वहां पर संबंधित सरकार या प्राधिकारी को प्रतिकर या नुकसानी, याद रखिएगा, शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को ऐसी के प्रतिकर नुकसानी का संदाय की सिफारिश कर सकेगा। मतलब अगर किसी अधिकारी के द्वारा मानवाधिकार का अतिक्रमण स्वयं किया गया हो या फिर वो उसको रोक सकता था, उसको रोका नहीं उसने मानवाधिकारों के अतिक्रमण के लिए, यानी उपेक्षा की गई हो, ठीक है, या फिर अतिक्रमण करने के लिए उत्प्रेरण किया गया हो, उसके द्वारा उत्प्रेरित किया गया हो, ऐसी कंडीशन में आयोग शिकायतकर्ता या पीड़ित व्यक्ति या उसके कुटुंब के सदस्यों को, ठीक है, शिकायतकर्ता को या पीड़ित व्यक्ति को या उसके कुटुंब के सदस्यों को, तीनों में से किसी को भी जिसको आवश्यक समझे उसको प्रतिकर और नुकसानी, यहां पर लिखा है प्रतिकर और नुकसानी देने के लिए बोल सकता है। याद रखिएगा, कंपनसेशन और डैमेज, प्रतिकर और नुकसानी देने के लिए बोल सकता है, कंपनसेशन और डैमेज। दूसरा क्या है, अगर आयोग को लगता है कि भाई यहाँ पर केस कुछ ज्यादा है, कोई गंभीर मामला है, तो वो अभियोजन की कार्रवाई की आरंभ करने के लिए बोल सकता है। याद रखिएगा, व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बोल सकेगा। ठीक है, साफ साफ लिखा हुआ है, अभियोजन के लिए कार्रवाई आरंभ करने को भी बोल सकता है, व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए भी बोल सकेगा, सिफारिश कर सकेगा। याद रखिए, आयोग अगर ठीक समझे तो व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा या ऐसी अन्य कार्रवाई की सिफारिश कर सकेगा जो वो ठीक समझे, या फिर कोई भी अन्य कार्रवाई जो वो ठीक समझे से
अभियोजन कार्रवाई मत करो। अभियोजन कार्रवाई यानी मतलब केस वाली कार्रवाई मत करो, वो बोलेगा विभागीय कार्रवाई कर लो, उस टाइप से कोई भी कार्रवाई। इसके बाद उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट के लिए जो वह आवश्यक समझे अनुरोध करेगा। ठीक है, किसको? हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को बोलेगा भाई या तो आप रिट जारी करो या आदेश जारी करो या निर्देश जारी करो। याद रखिएगा, अनुरोध करता है कौन? आयोग। किसको? हाईकोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट को कि आप एक आदेश जारी करो, रिट जारी करो या निर्देश दो। ठीक है, फिर यहां पर अगला लिखा है अंतरिम सहायता। अंतरिम सहायता, इंटरिम जो अंतरिम सहायता होती है वो भी दे सकेगा। याद रखिएगा, अंतरिम जो सहायता होती है जब तक केस चल रहा है उसकी वो भी प्रदान कर सकेगा। ठीक है, उपबंधों के अधीन रहते हुए जांच रिपोर्टों की अर्जीदार या उसके प्रतिनिधि को कॉपी उपलब्ध कराने की भी बोलेगा। भैया याद रखिएगा, जांच के प्रतिनिधि को, शिकायतकर्ता को या फिर किसी व्यक्ति को कॉपी भी मिलेगी। जो जांच चल रही है या जो आदेश होता है उसकी कॉपी देने का भी बोलेगा। याद रखिएगा। एक बात और बोलिए, आयोग अपनी जांच रिपोर्ट की एक प्रति अपनी सिफारिशों सहित संबंधित सरकार या प्राधिकारी को भेजेगा और संबंधित सरकार या प्राधिकारी 1 माह के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो आयोग अनुज्ञात करे रिपोर्ट कर अपनी टीका टिप्पणी आयोग को भेजेगा। आयोग अपनी जो जांच करता है उस जांच को वो संबंधित सरकार को भेज सकेगा, संबंधित प्राधिकारी को भेज सकेगा और उस प्राधिकारी को 1 माह के अंतर्गत, अगर आयोग कोई टाइम नहीं बता रहा है, आयोग कोई टाइम नहीं बोल रहा है, तो 1 माह के अंतर्गत अपनी टिप्पणी या फिर अपनी रिपोर्ट उसके साथ आयोग को सौंपनी होगी। याद रखिएगा, आयोग भेजेगा अधिकारी को, अधिकारी को 1 माह, याद रखिएगा इसमें कितना लिखा है धारा 18 में 1 माह का विवरण है। 1 माह के अंतर्गत अधिकारी को टीका टिप्पणी से वापिस भेजनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद क्या है? जांच का प्रकाशित, ठीक है, प्रकाशन करवाएगा। जो भी जांच होती है उसका प्रकाशन करवाएगा। ये नॉर्मल बात है, सबको समझ में आती है। इसके बाद आते हैं हम धारा 19 में। धारा 19 में क्या है? सशस्त्र बलों के संबंध में प्रक्रिया। याद रखिएगा, प्रोसीजर विथ रिस्पेक्ट टू आर्म फोर्सेस। ठीक है, सशस्त्र बलों के संबंध में, अगर सशस्त्र बलों के संबंध में कोई मानवाधिकार होता है, सशस्त्र बलों के द्वारा हो गया, फिर सशस्त्र बलों के संबंध में कोई मानवाधिकार होता है तो उसके बारे में भी धारा 19 में बताया गया है। याद रखिएगा, धारा 19 में बताया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के एडीपीओ में सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, भैया सशस्त्र बलों के बाबत में प्रक्रिया किस अधिनियम के किस सेक्शन के तहत बताई गई है। ये छत्तीसगढ़ के एडीपीओ में 2006 में क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखिएगा, क्या है, क्या बोलता है? अगर सशस्त्र बलों के संबंध में कोई मानवाधिकार का मामला सामने आता है तो वो स्वप्रेरणा से या प्रार्थना प्राप्त होने पर या तो वो सुमोटो केस ले ले या कोई उसके सामने केस लगाए। याद रखिएगा, इस अधिनियम के किसी बात को होते हुए सशस्त्र बलों को मानवाधिकार अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए वो या तो सुमोटो केस ले सकेगा या फिर कोई उसे रिक्वेस्ट करेगा। ठीक है, भारत सरकार से प्रतिवेदन मंगवाएगा। याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन आए कि भाई सशस्त्र बलों के संबंध में किससे प्रतिवेदन मंगवाएगा तो केंद्रीय सरकार से। केंद्रीय सरकार से क्यों मंगवाएगा रिपोर्ट या प्रतिवेदन? क्योंकि सशस्त्र बल सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। भारत में सिर्फ और सिर्फ केंद्रीय सरकार के अंतर्गत आते हैं। आर्मी हो गया, बीएसएफ हो गया, ठीक है, आईटीबीपी हो गया, सीआईएसएफ हो गया, इस टाइप के जितने भी सशस्त्र बल हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? केंद्र सरकार के। इसलिए इनके संबंध में वो केंद्रीय सरकार से ही रिपोर्ट मांगेगा। ठीक है, यहां पर एक और बात दी हुई है, केंद्रीय सरकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के बारे में आयोग को 3 माह के भीतर या ऐसे समय के भीतर अनुज्ञात करेगा। जो सूचित, यहां पर कितने माह की बात करी गई है? 3 माह की। ठीक है, केंद्र सिफारिश पर की गई कार्रवाई की सूचना आयोग को 3 माह के भीतर बताएगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा कितना बोला गया है? 3 माह। धारा 18 में 1 माह है और धारा 19 में 3 माह का उल्लेख है। दोनों में एक एक्सेप्शन भी है। एक्सेप्शन क्या है? दोनों में एक बात ये बोली गई है कि या तो आयोग कोई टाइम दे दे, अगर आयोग कोई टाइम नहीं देता तो धारा 18 के अंतर्गत 1 माह या धारा 19 के अंतर्गत 3 माह के अंतर्गत आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये मेन चीज है, इनको आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से। इसके बाद प्रकाशन, प्रकाशन की बात की गई है जो हमें पता है। अगली बात, धारा 20 आयोग की वार्षिक एवं विशेष प्रतिवेदन, आयोग के वार्षिक और विशेष रिपोर्टें। ठीक है, नॉर्मल बात है, क्या बोलता है? आयोग केंद्र या राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। ठीक है, कौन? आयोग केंद्रीय सरकार को एवं संबंधित राज्य सरकार को वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और किसी भी समय ऐसे विषय पर जो उसकी राय में अत्यंत या महत्वपूर्ण है कि वार्षिक रिपोर्ट के प्रस्तुत किए जाने के आस्थगित नहीं किया जाना चाहिए तो विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ठीक है, किसको देगा? आयोग।
केंद्र सरकार को या राज्य सरकार को अगर उसको लगता है कि कोई मामला ऐसा है जो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए वार्षिक रिपोर्ट का इंतजार नहीं कर सकते, तो बीच में भी दे सकेगा। विशेष रिपोर्ट बोलते हैं उसे, ठीक है। महत्वपूर्ण नहीं है इतना ज़्यादा, बस आप याद रखिएगा धारा 20 में आयोग की वार्षिक और विशेष रिपोर्टों का वर्णन है, ठीक है। सरकार कहाँ रखाएगी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। सरकार, केंद्रीय सरकार संसद में और राज्य सरकार विधानसभा में, ठीक है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इन रिपोर्टों को, केंद्र सरकार संसद में रखाएगी और राज्य सरकार इन रिपोर्टों को विधानसभाओं के समक्ष रखाएगी, ठीक है। विधानसभा लिखा गया है यहाँ पर विधानमंडल, ठीक है। विधानमंडल का आपको पता होना चाहिए, विधानमंडल 3 चीजों से मिलकर बनता है, ठीक है। यहाँ पर विधानसभा, ठीक है। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां पर परिषद, ठीक है, और राज्यपाल, इन तीनों से मिलकर विधानमंडल बनता है, ठीक है। इसके बाद है अध्याय 5 राज्य मानव अधिकार आयोग, बहुत महत्वपूर्ण है। राज्य मानव अधिकार आयोग, राज्य मानव अधिकार आयोग में हम देखते हैं धारा 21। धारा 21 किस बारे में बात करता है, राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन। धारा 21 बात करता है राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन के बारे में, ठीक है। किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के द्वारा, याद रखिएगा किसके द्वारा किया जाएगा, राज्य सरकार के। कोई राज्य सरकार इस अध्याय में अधीन राज्य प्रदत्त शक्तियों को, कृत्यों को निर्वाह करने के लिए इसका गठन कर सकती है, ठीक है। यहाँ पर यह बोला गया है। इसके बाद अध्यक्ष, इंपॉर्टेंट चीजें क्या है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट चीजें, अध्यक्ष, सदस्य, इस बारे में क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहली बात तो क्वेश्चन कहाँ बनेगा, सबसे पहले कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का उल्लेख किसमें है, तो धारा 21 में है। सबसे पहला क्वेश्चन ये आएगा कि राज्य मानव अधिकार आयोग के गठन का उल्लेख धारा 21 में है। दूसरा अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष कौन हो सकेगा, इसका अध्यक्ष हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश रहा है, या तो रहा है, एक्स है, या फिर वर्तमान है, वो व्यक्ति इसका अध्यक्ष हो सकेगा। याद रखिएगा कोई व्यक्ति जो मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश, याद रखिएगा मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश हाई कोर्ट का या तो मुख्य न्यायमूर्ति हो या न्यायाधीश हो, ऐसा व्यक्ति अध्यक्ष बन सकता है, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, हाई कोर्ट का या तो चीफ जस्टिस रहा हो या जज रहा हो, ऐसा व्यक्ति वो अध्यक्ष बन सकेगा। या तो चीफ जस्टिस रहा हो या फिर जज रहा हो, वो अध्यक्ष बन सकेगा। दूसरा है सदस्य, सदस्य कौन रहेगा, जो हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या रहा है। याद रखिएगा यहाँ पर 2 चीजें है या रहा है, यानी हाई कोर्ट का या तो न्यायाधीश रहा है या फिर वर्तमान में है वो व्यक्ति। प्लस 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 बहुत महत्वपूर्ण, कोई जिला न्यायाधीश, कोई डिस्ट्रिक्ट जज जिसको कितना एक्सपीरियंस हो, 7 वर्ष का। याद रखिएगा कितने वर्ष का एक्सपीरियंस होगा, 7 वर्ष का। वर्तमान में चेंज कर दिया गया है, अब जो होता है जिला न्यायाधीश उसको प्रधान जिला न्यायाधीश बोला जाता है, उसको प्रधान जिला न्यायाधीश बोला जाता है। याद रखिएगा तो प्रधान जिला न्यायाधीश 7 वर्ष, पर अभी भी एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ है, एक्ट में परिवर्तन नहीं हुआ, एक्ट में जिला न्यायाधीश ही लिखा गया है। तो 7 वर्ष जिस जिला न्यायाधीश को 7 वर्ष का एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति सदस्य बनेगा। एक सदस्य बनेगा यहाँ पर मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। हमने राष्ट्रीय आयोग देखा था, वहां पर 3 सदस्य थे, यहाँ पर एक ही सदस्य रहेगा मानव अधिकारों से संबंधित ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। एक सचिव रहेगा, एक जो सचिव रहेगा वो सीईओ रहेगा, आयोग का सीईओ रहेगा, सचिव की पोस्ट पर रहेगा, ठीक है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत महत्वपूर्ण बात है कि राज्य आयोग किन मामलों को देखेगा, तो याद रखिएगा संविधान की 7वीं अनुसूची में सूची 2 और 3 के मामले में। अगर आपने संविधान को पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए कि 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां दी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, केंद्रीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। तो राज्य सूची और संवर्ती सूची के मामले ही राज्य आयोग देख सकेगा। याद रखिएगा राज्य आयोग सिर्फ राज्य सूची और संवर्ती सूची के मामले देख सकेगा। क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है, कि मामले कौन सा देख सकेगा, 7वीं अनुसूची का पहला दूसरा, 7वीं अनुसूची का दूसरा तीसरा, 7वीं अनुसूची का पहला तीसरा, 7वीं अनुसूची का सिर्फ पहला। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा 7वीं अनुसूची का दूसरा तीसरा। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है एमपीपीएससी में, याद रखिएगा इस टाइप से क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता है, ठीक है। और अगर किसी अन्य आयोग के द्वारा जांच की जा रही है तो राज्य आयोग जांच नहीं करेगा। मतलब अगर पहले से ही किसी और आयोग के, जैसे एसटी आयोग है या एससी आयोग है, ये आयोग जांच कर रहा है पहले से किसी मामले में, तो उसमें मानव अधिकार आयोग, जो राज्य मानव अधिकार आयोग है, वो जांच नहीं करेगा।
ठीक है। दो या अधिक सदस्य, ठीक है, दो या अधिक राज्य के, ठीक है, दो या अधिक राज्य के लिए भी एक आयोग बन सकेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। दो या अधिक राज्यों के लिए एक आयोग बन सकेगा, दो या अधिक राज्यों के लिए एक आयोग बन सकेगा, ठीक है। इसके बाद यूटी, यूटी के लिए किसी राज्य को बोल सकेगा, यूटी के लिए किसी राज्य को बोल सकेगा। यूटी है जैसे दिल्ली है, लक्षद्वीप है, इस टाइप की यूटीज हैं, तो इस टाइप की यूटीज के लिए मामले को किसी राज्य को बोल देगा कि भाई राज्य ये मामला देख ले, कोई राज्य का आयोग है तो राज्य के मामले को बोलते हैं। पर एक विशेष बात यहाँ पर बोली गई है, इसको ध्यान दीजिएगा। वो विशेष बात क्या है? वो विशेष बात यहाँ पर लिखा गया है कि दिल्ली, दिल्ली, इसके बाद दो और जोड़ दिए गए हैं। उसमें कौन से दो जोड़ दिए गए हैं? उसमें जोड़ दिए गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों यूटीज का मामला राष्ट्रीय आयोग देखता है। याद रखेगा, दिल्ली, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बन चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और इन यूटीज के मामले राष्ट्रीय आयोग, यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी, इन यूटीज के मामले राष्ट्रीय आयोग देखता है। इससे आगे का हम कल करेंगे। कल की हमारी क्लास लास्ट क्लास रहेगी मानवाधिकार आयोग की, और हमारी कल की क्लास में रिवीजन भी हो जाएगा। धन्यवाद।